नमस्कार, मैं अनिल। आज भारत के संविधान का जो संवैधानिक इतिहास है उसके एक नए चैप्टर 1813 का चार्टर एक्ट आज हम समझने वाले हैं। इसके पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 का पिट्स एक्ट पढ़ाया जा चुका है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का जो मेरा चैप्टर है वो 1813 का चार्टर एक्ट है। इसके पहले दो कानून बनाए जा चुके हैं। जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना, उस कानून को संशोधन किया गया 1784 में पिट्स एक्ट के तहत। यानी एक नया कानून बड़ा खाका तैयार हुआ। उसी के जरिए बाद में 1793 में एक कानून आया, उसे सेटलमेंट एक्ट भी कहते हैं। 1793 में ये कारण क्या था कि 84 के बाद 93 में भी एक्ट लाना पड़ा। जैसे आपको कोई काम करने के लिए कह दिया जाए, आप काम कर रहे हैं, आपके ऊपर जिसका विशेषाधिकार है वो बीच में आके आपको बोले कि नहीं यह काम ऐसा करिए। थोड़े टाइम के लिए आप वो काम ऐसा करेंगे क्योंकि आपके ऊपर उनका अधिकार है। फिर थोड़े टाइम के बाद वो बोले कि नहीं हम काम ऐसा करिए भाई आप, तो आप सोचेंगे कि बार बार अगर ऐसा कह रहे हैं तो हमें करना मुश्किल होगा। आप कहेंगे कि भाई हमें कोई एक टाइम पीरियड दे दिया जाए जिसने बीच में हम ये काम इसी प्रकार से करें। तो कंपनी की मांग भी उठी कि हमें कुछ टाइम दिया जाए, है ना। तो उसके तहत 1793 में भी ये बात कह दिया गया कि आपको अगले 20 वर्षों के लिए भारत में यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड के द्वारा ये 20 वर्षों के लिए जो खाका तैयार किया गया, उसमें कहा गया आप व्यापारिक मामले को देखिए, आप 20 साल आने वाले बढ़िया से व्यवहार कीजिए और जो 1773 और 1784 एक्ट को मिला के कानून था उसके आधार पर आप व्यापार कीजिए। लेकिन जब 1813 में जब 20 साल पूरा हुआ तो फिर से एक कानून आया, जो कानून है 1813 का चार्टर एक्ट। अब उसमें क्या सुधार होते हैं, इन कुछ पॉइंटों में दिए गए हैं, हम उनको समझ लेते हैं। देखिए, इसको पढ़ते वक्त आपको ये ध्यान होना चाहिए कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें पढ़ना है भारत का संविधान बना कैसा। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जानते हैं इस बात को कि जो मेरा संविधान है वो ब्रिटिश के पिछले 200 वर्षों का जो हमारे ऊपर शासन किया गया है, जो कानून बनाए गए हैं, उसी कानून के तहत हमारा संविधान का विकास हुआ है। उसी की कड़ी में आज हम इस कानून के बारे में समझते हैं। देखिए, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। यानी इसके पहले थोड़ी देर के लिए समझिएगा, मेरा नक्शा ऐसे कुछ जो भारत का बन रहा है ना, है ना, जो भी ऐसे नक्शा बन रहा है। इधर पूरा यूरोप है, यहाँ से इधर पूरा यूरोप है, यहीं कहीं ब्रिटेन है, ठीक ना। अब इंग्लैंड यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजी है व्यापार करने के लिए। तो एक बात इसमें ये कह रहा है कि भारतीय व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया, किसका, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का है भारत के साथ। यानी जो यहाँ की कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, अब ये अकेले कर रही थी पूरे भारत में। अब ऐसा नहीं होगा, अब ब्रिटिश के भी जो पूंजीपति हैं और भी जो व्यापारी हैं उनको आने का यहाँ पे अधिकार दे दिया गया। इस बात को समझ पाए होंगे। उसी को दूसरी भाषा में यहाँ पे लिखा हूँ मैं कि सभी ब्रिटिश व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट दे दी गई, लेकिन चीन के साथ चाय का व्यापार चलता रहा। लेकिन जो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये जो चीन था, इसके साथ जो चाय का व्यापार था उसको रोके रखा। ठीक है, आप चाय का व्यापार चीन के साथ करिए, इसका एकाधिकार बना रहा। अगर ब्रिटेन से कोई चाय का व्यापार कर रहा है चीन से, तो वो कौन करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। आशा करता हूँ इस बात को आप समझ पाए होंगे।
अगली बात इसमें कह रहा है कंपनी के भागीदारों को मुनाफे का 10.5% ही मिलेगा तथा इसी कारण भारत पर संवैधानिक स्थिति स्पष्ट की गई। एक बात समझिएगा, इस एक्ट के आने से पहले यहाँ पे बंगाल है, यहाँ पे मद्रास है, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे बिहार है ना, यहाँ पे उड़ीसा है, तो कंपनी का लगभग अधिक क्षेत्रों पर अधिकार था। लेकिन आप इस चार्ट को थोड़ा, इसके पहले वीडियो का आप देखेंगे तो इस चार्ट को अगर आप समझे रहेंगे तो जो इसके शेयर धारक थे, कौन, जो कंपनी में यहाँ पे 25 लोग थे, है ना, तो इनके जो शेयर धारक थे, अगर यहाँ से मुनाफा मिलता है, उस मुनाफे का सिर्फ 10.5% ही ये लोग पाएंगे और जो बचा हुआ है वो ब्रिटेन के संसद निधि या संसद के पास चला जाएगा। अगली बात यहाँ पे क्या कह रहा है उसको थोड़ा समझिएगा अच्छे से, क्योंकि छोटे छोटे बातें इसमें बहुत टिपिकल पॉइंट को रखा गया है। कंपनी को 20 वर्षों के लिए राजस्व नियंत्रण का अधिकार दे दिया गया। इस एक्ट के अनुसार अंग्रेज द्वारा बनाए गए स्थानीय निकाय अपने अंतर्गत आने वाले भारतीयों पर कर लगा सकते थे, दंडित भी कर सकते थे। एक बात को समझिए, ये राजस्व नियंत्रण जो था, यानी अभी हम आपको बताएं कि कंपनी जब 1793 में 20 वर्षों के लिए बढ़ाई गई उनके राजस्व नियंत्रण का, तो 1813 में भी ये बात कह दी गई कि जो ये कानून अब बन रहा है, आने वाले 20 वर्षों तक ये नियंत्रण आप कर पाएंगे, आने वाले 20 वर्षों तक। यानी राजस्व का जो भी नियंत्रण, लेखा जोखा, कमाई जो भी आप करेंगे, आने वाले 20 साल तक इसी कानून के तहत करेंगे। इस बात को समझ पाए होंगे। देखिए, इसमें एक छोटी सी बात और भी कही गई है कि इस कानून के तहत अंग्रेज द्वारा बनाए गए जो अपने निकाय थे, यानी आप इसमें देख रहे हैं जो गवर्नर जनरल का परिषद था, जहाँ पे छोटे छोटे निकाय जो उनके क्षेत्र थे, उन पे ये खुद नियम बनाते थे और जो भारतीय लोग थे उनके ऊपर कर भी लगाते थे और उस कर के द्वारा अपना भी फ़ायदा उठाते थे और अपने साथ जो भी मेंबर थे उनका भी फ़ायदा उठाते थे। लेकिन बात क्या हुई कि जो ये बात कहना पड़ा उनको कि आपको दंडित भी कर सकते हैं और बोर्ड के जो नियंत्रण है उसको बढ़ा भी सकते हैं। यानी जो इनका बोर्ड है, किसका, गवर्नर जनरल परिषद का, इनके अधिकार को बढ़ा भी दिया गया इसी बात में। तो आप इस बात को समझ पाए होंगे। अगली बात कह रहा है कि ईसाई धर्म प्रचारक को भारत में धर्म प्रचार की सुविधा दी गई तथा कलकत्ता में एक गिरजाघर तथा इसमें 3 पादरी की नियुक्ति की गई। यानी जब आप एक बात सोचिए, 1813 में जब घटना घट रही है तो उस समय ब्रिटेन से बहुत सारा लगाव, यानी आने जाने का सिलसिला अधिक बढ़ चुका था। तो उस समय ब्रिटेन के लोग ये भी सोचे कि कुछ धर्म प्रचार भी किया जाए, जिससे यहाँ के लोग, यहाँ की जनता को अपने तरफ रुझाया जा सके। तो वही कारण के लिए अपने यहाँ से जो इंजीनियर थे और जो पादरी थे उनको भेजा गया और कलकत्ता में आके एक बढ़िया गिरजाघर बनाया गया। उसमें 3 पादरी की नियुक्ति हुई और धर्म परिवर्तन का काम शुरू हो गया और अमूमन बड़े स्तर पर भी होने लगा। इस बात को समझ पाए होंगे। अगली बात इसमें कह रहा है, एक छोटी सी बात अभी मैं बताया आपको कि इंजीनियरों को भी भारत आने की मंजूरी मिली। यानी जो ब्रिटेन के इंजीनियर थे वो भी भारत आने का मंजूरी मिल गई। आप देखते होंगे जो अभी भी भारत में पुराने बिल्डिंगें हैं वो ब्रिटेन के लगभग इंजीनियरों को बनाया हुआ है। वो सिलसिला इसी एक्ट से अनुसार स्टार्ट हुआ था जब इंजीनियर यहाँ आना शुरू हो गए थे। अगली बात इसमें लिखा हुआ है कि कंपनी की आय से भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की गई और शिक्षा के साथ साथ भारतीय साहित्य पर भी और विज्ञान आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रावधान भी किए गए।
यानी जब अंग्रेज ये भी जान गए थे कि अगर इनके साथ रहना है तो हमें इनके लिए भी कुछ करना है, तो अंग्रेज यहाँ पे जो भारतीय लोग थे उनके लिए एक शिक्षा प्रणाली भी छोटी मोटी बनाई और उसमें 1 लाख रुपए की खर्च भी रखा गया इस कानून के तहत कि अब जो भारत में शिक्षा होगी उसमें 1 लाख रुपये का निवेश किया जाएगा और जो भारत का राजस्व मिलेगा उसी से 1 लाख रुपये का निवेश किया जाएगा। अगली बात इसमें कह रहा है कि कंपनी के बारे में अंतिम निर्णय ब्रिटिश सम्राट के पास ही रखा गया। यानी जो कंट्रोलिंग पावर है, जैसे अभी भी छोटी बात आप जोड़ के समझिएगा, हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं अगर आपको समझ में आए। जैसे इस समय हाई कोर्ट तक केस ले जाते हैं, यानी जिला से लेके आप हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, तो उसके जितने भी ऑर्डर होते हैं आपको मानना ही पड़ता है ना। अब उसके आगे आप कहीं जा ही नहीं सकते। तो वही बात कि जो अंतिम निर्णय इस कंपनी के बारे में होगा, हालांकि इसके भी मेंबर हैं और इसके भी कंट्रोलर हैं, बिजनेस के भी और प्रशासन के भी, यानी पॉलिटिकल भी हैं, व्यापारिक भी हैं, तो इनका अलग अलग सब कुछ है, लेकिन जो अंतिम निर्णय होगा वो ब्रिटेन में बैठे राजा के पास ही होगा। इस बात को आप समझ पाए होंगे। अगली बात इसमें कह रहा है कि ब्रिटिश सेना की संख्या 29,000 निर्धारित कर दी गई। सैनिकों के लिए नियम कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी गई। इसके पहले क्या होता था, इस कानून आया जब नहीं था उसके पहले क्या था कि ब्रिटेन द्वारा सैनिक आते थे और यहाँ के जो गवर्नर जनरल की परिषद होती थी उनकी भी सेवा सुरक्षा और इनके सामान जहाँ भी इनको ड्यूटी लगती करते थे अंग्रेज के प्रति, और जो इनका निदेशक मंडल था व्यापारिक था उनका भी करते थे। लेकिन जब ये कानून आया तो उसमें इतने सैनिक रखे गए अंग्रेज के और प्लस में भारतीय लोग के भी सैनिक बनाया गया और उनको प्रशिक्षण दिया गया और उनके स्कूल खोला गया। किसके लिए? प्रशिक्षण के लिए। ये बात किस में कही गई थी? इसी एक्ट के तहत। इसके साथ थोड़ा हम आपको पीछे ले चलते हैं, इस बात को समझ लेते हैं। अगर ये शायद आपको चार्ट समझ में आए तो इस बात को समझना आपके लिए बेहद आसान होगा। देखिए, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया उस समय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना ब्रिटेन में, जो सिर्फ व्यापारिक मामले देख रहा था। 25 लोग थे उसमें। अब उसी के देख रेख में भारत में गवर्नर जनरल परिषद बना जिसमें 4 लोग थे, 4 मेंबर थे। अब जब 1784 का पिट्स एक्ट लेके आते हैं युवा प्रधानमंत्री पिट्स साहब, जब नया एक्ट लेके आते हैं तो उसमें एक नई बॉडी का गठन हो जाता है। अब यहाँ से क्या होता है कि 2 बॉडियाँ काम करती हैं ब्रिटेन में। ये दोनों बॉडी ब्रिटेन में है और यहाँ पे सिर्फ व्यापार करने वाले लोग हैं, व्यापार जो कर रहे हैं, और प्लस में उनकी देखरेख के लिए गवर्नर जनरल की परिषद है। तो देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो ब्रिटेन में है, 25 लोग के साथ हैं। ये सिर्फ व्यापारिक मामले को देख रहे हैं। इन्हें हिंदी में भी कहीं कहीं लिखा आता है निदेशक मंडल। इस बात को विशेष आप पकड़ के रखिएगा, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है और इस पर सीधे क्वेश्चन आते रहते हैं। देखिए, जो नया निकाय बना उस समय बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यानी नियंत्रण बोर्ड, हालांकि इससे ज़्यादा प्रबल मजबूत बना। इसमें 6 कमिश्नर थे। अब कमिश्नर कहें या ऐसे 4 मेंबर्स में ऐसे थे, एक जो राजा के पास सचिव सेक्रेटरी के तौर पे थे वो, और एक वित्त मंत्री, 4 संसद के और सदस्य। ये 6 लोग बनकर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बॉडी बनाते हैं। ये सिर्फ राजनीतिक मामले देखते थे, ब्रिटेन में थे। देखिए, गवर्नर जनरल का परिषद जो था उसमें 1 लोगों की कमी कर दी गई जब 84 का एक्ट आया। अब ये कारण यही था कि राजनीतिक मामला देखना था। जब भी किसी कानून किसी बात को लेकर मतभेद होता इनकी गवर्निंग बॉडी में कि नहीं ये बात ऐसी नहीं चाहिए, ये बात ऐसी नहीं चाहिए, तो 4 लोग थे तो 2-2 होने पर टाई अप हो जाता। तो बात क्या हुई कि इसमें 1 लोग को बढ़ा सकते थे और 1 लोग को कम कर सकते थे, तो उनमें से 1 लोग को कम कर दिया। इसके बाद
जो 20 वर्षों के लिए कंपनी का व्यापारिक बढ़ाया गया। और इसके बाद आया 1813 का चार्टर एक्ट। जब 1813 का चार्टर एक्ट आया तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अधिकार भी बहुत बढ़ा दिया गया। यानी इसके विशेष अधिकार, यानी ये कुछ करेंगे तो इसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल से पूछकर ही करेंगे। यहाँ पे कितने कर्मचारी हैं, क्या है, कुछ भी है, ये रिपोर्टिंग सीधा करते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। बस मामला यही था कि ये बिजनेस देखेंगे और हम अनुशासन करेंगे। इसका काम यही था गवर्नर जनरल परिषद का। जब भी आप भारत के संवैधानिक इतिहास को पढ़ें उसके पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री का बेसिक नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए। यानी जहाँ से अंग्रेज एंट्री मारे हैं, अगर आप इसके परिप्रेक्ष्य से देख रहे हैं तो वैसे हर चैप्टर आपको पढ़ना ही है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन मेरा बना कैसे, क्या आधार थे, उसके बारे में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, यानी जब तक भारत आज़ाद नहीं हो जाता तब तक आपको जानकारी रखना ही है, क्योंकि सारे क्रियाकलाप आपको इनके आधार पर ही किए जाएंगे। कभी इनमें लोग घटाए जाएंगे, कभी बढ़ाए जाएंगे, कभी कोई बॉडी बनेगा, कोई निकाय बनेगा, उनके काम बटेंगे। और ध्यान से एक बात ये भी समझिएगा, जैसे 1813 का चार्टर एक्ट आया तो इसके बाद अगर 20 साल जुड़ा है तो 1833 में आएगा एक्ट, वो एक्ट इसमें जुड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये एक्ट ख़त्म कर दिया गया, वो एक्ट अब काम करेगा, नहीं, ये सारे एक्ट इसके साथ आ रहे हैं, उसमें संशोधन हो रहा है, फिर जुड़ रहा है। ये बड़ा हो गया। अब फिर जब ज़रूरत पड़ी ब्रिटेन में कि नहीं, भारत में व्यापारिक अनुशासन जो भी कैसे चलाना है और थोड़ा कानून को मॉडिफाई किया जाए, फिर एक कानून आके जुड़ जाएगा। तो आप इसको पढ़ने के लिए आप मॉडर्न हिस्ट्री का बेसिक नॉलेज अच्छे से रखें, तभी आप इसको पढ़ें। मेरा वीडियो कैसे लगा आपको ऑफलाइन कमेंट जरूर करके बताइएगा। और आपका समय कीमती है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तभी मेरे अगले वीडियो को देखिए, अन्यथा आप इस कंपटीशन के समय में अपना समय खराब ना करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।